एक तरफ अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह चाइना की बढ़ती हुई ताकत को रोके और उसे सारी दुनिया में अकेले कर दे। वहीं अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ बड़ी बड़ी यूरोपियन सुपर पावर्स जैसे कि जर्मनी और फ्रांस अब अमेरिका से दूर और चाइना से करीब होते जा रहे हैं। 7 अप्रैल 2023 को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना का ऑफिशियल विजिट किया और वहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन्होंने सारे वेस्ट को हिला कर रख दिया। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोप को अमेरिका एंड चाइना के बीच ताइवान इशू पर बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना। और फिर 5 दिन बाद ही प्रेसिडेंट मैक्रोन ने नेदरलैंड के टूर पर जर्नलिस्ट्स को इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसी बातें की जिनसे अमेरिका में अच्छी खासी हलचल मच गई। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाए। उसे ब्लाइंडली अमेरिका के पीछे चलने और उसका कहा मानने की जरूरत नहीं है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर चाइना ताइवान इशू। इन स्टेटमेंट्स के बाद अमेरिकन मीडिया और थिंक टैंक्स को तो जैसे आग लग गई और उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। न्यूयॉर्क टाइम्स में तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये पोर्ट्रे किया गया कि फ्रांस ने अमेरिका की पीठ में छुरी घोंप दी है। लेकिन बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है, जर्मनी ने भी रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनसे ये साफ जाहिर है कि अब वो अमेरिका के बजाय चाइना से करीब होना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लास्ट वीक एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये डिटेल से बताया गया था कि कैसे जर्मन कंपनीज अब चाइना के साथ डील साइन कर रही हैं, वही डील्स जो कभी यूएसए के साथ की जाती थी। तो क्या अब यूरोप अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चाइना के करीब हो रहा है? क्या यूरोप और अमेरिका की 100 साला दोस्ती खत्म होने जा रही है? और अगर ऐसा है तो उसकी वजह क्या है? आखिर यूरोप ये कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुआ? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में देखें, अगर हम यूरोप और अमेरिका के बीच डिफरेंसेस की बात करें तो इसके सबसे बड़े साइंस नजर आना शुरू हुए जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के मामले पर नेटो डिवाइडेड था। एक तरफ अमेरिका, कनाडा, यूके और पोलैंड थे जिनकी कोशिश थी कि सारा वेस्ट मिलकर रशिया पर अटैक करे और उसे कुचल दे, और दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन थे जो रशिया के साथ किसी भी किस्म का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी तो अभी भी यही प्रायोरिटी है कि वो इस सारी वॉर में न्यूट्रल रहें। फिर 7 अक्टूबर 2022 को जो बाइडेन ने रशिया को थ्रेट किया कि अगर उसने यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए तो पूरा वेस्ट रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा और इसके नतीजे में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इस स्टेटमेंट के 6 दिन बाद ही 13 अक्टूबर 2022 को फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक ट्वीट की कि फ्रांस किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता और इसीलिए इवन अगर रशिया ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी की तो फ्रांस रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स नहीं करेगा और अपना इंटरेस्ट सामने रखेगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जिससे एक बात क्लियर थी कि यूरोप की सुपर पावर्स और अमेरिका अब एक पेज पर नहीं है। और ये बात अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को जितनी भी बुरी लगे, मगर कड़वा सच ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट बड़ा ओपनली वो बात कह रहे हैं जो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज कहना चाहते हैं मगर अमेरिका के डर की वजह से नहीं कह पाते। इतने सख्त प्रेशर के बावजूद फ्रांस अमेरिका के सामने खड़ा हो चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी खुलकर फ्रांस की सपोर्ट में आना शुरू हो गए हैं। और अब ये सवाल जहन में आता है कि यूरोप आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के इतना अगेंस्ट क्यों हो रहा है? असल में रशिया यूक्रेन वॉर ने यूरोप को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया है और यूरोप अपनी हिस्ट्री का सबसे सीवियर एनर्जी क्राइसिस एक्सपीरियंस कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिर्फ एक साल में यूरोपियन कंट्रीज को $1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है और 2026 तक ये वॉर खत्म होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। और अगर वाकई ये वॉर अगले 2 से 3 साल और जारी रही तो यूरोप की सारी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। अभी 15 अप्रैल 2023 को जर्मनी ने अपने आखिरी 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बंद कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एनर्जी क्राइसिस अब और सीवियर होने वाला है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर का यूरोप के एनर्जी क्राइसिस से क्या ताल्लुक है?
यूरोप रशिया पर कितना डिपेंडेंट है ये समझने के लिए हमने कुछ अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें डिटेल्ड मैप्स, एनिमेशंस और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के थ्रू दिखाया गया था कि कैसे रशिया पूरे यूरोप को कंट्रोल करता है। इस वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि आपको इस वक्त वर्ल्ड अफेयर्स में होने वाली बहुत सी चेंजेस की समझ आना शुरू हो जाएगी। रशिया पर सैंक्शंस के बाद जर्मनी की इकोनॉमी लिटरली कोलैप्स हो गई है। जर्मनी का सारा इकोनॉमिक मॉडल सस्ती रशियन गैस पर डिपेंडेंट था। असल में जर्मनी की इकोनॉमी दो चीजों पर चलती है, केमिकल इंडस्ट्री और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये दोनों इंडस्ट्रीज गैस से चलती हैं, वही गैस जो रशिया से आती थी। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो रशिया ने यूक्रेन की सपोर्ट करने पर पहले तो अपनी गैस प्राइसेस बढ़ाई और फिर फाइनली ये वाली सारी गैस पाइपलाइंस बंद कर दी सिवाय नॉर्ड स्ट्रीम के। और फिर सितंबर 2022 में इस पाइपलाइन को भी एक एक्सप्लोजन से उड़ा दिया गया और इस तरह पूरे यूरोप को रशियन गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई। रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक ये गैस पाइपलाइन उड़ाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। खैर, इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए यूरोपियन बिजनेसमैन अब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में एंटर हो रहे हैं। BASF, दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल बनाने वाली कंपनी, ने अनाउंस किया है कि वो अगले 6 सालों में चाइना में 10 बिलियन यूरोस इन्वेस्ट करने जा रही है। इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू BASF 2030 तक अपनी 70% केमिकल प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट कर देगी और साउथ चाइना सी वाले कंट्रीज और इवन साउथ एशियन कंट्रीज तक ये हाई क्वालिटी केमिकल प्रोडक्ट्स सप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। अगर हम आज की डेट की बात करें तो BASF के चाइना में अभी भी 30 केमिकल प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। ये कोई आम केमिकल नहीं है, ये वही केमिकल है जिससे वो फर्टिलाइजर बनता है जो किसान खेतों में डालते हैं और उसके नतीजे में सारी खाने की चीजें पैदा होती हैं, जैसे कि चावल, रोटी और फ्रूट्स वगैरह। इस केमिकल को अमोनिया कहते हैं और इसको डिस्कवर करने वाले की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उसे हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसी तरह जर्मनी अपनी दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी चाइना शिफ्ट कर रहा है। वॉक्सवैगन, दुनिया की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी पहले ही चाइना में 40 फैक्ट्रीज हैं, अब 2023 में चाइना में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है और ये इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए की जा रही है। इसी तरह मर्सिडीज और BMW भी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप डील साइन कर रहे हैं और ये डील्स इन तीनों कंपनीज के लिए बहुत जरूरी भी हैं बिकॉज इन तीनों कंपनीज की 35% गाड़ियां चाइना में सेल होती हैं। तो एक तरफ अमेरिका टिकटॉक, हुआवे और इस जैसी दूसरी चाइनीज कंपनीज पर बैन लगाकर चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पैसा चाइना में डाल रही हैं। इसी तरह नवंबर 2022 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में प्यू इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी स्टडी की जिसमें यह देखने की कोशिश की गई कि यंग लोग अमेरिका और चाइना के बारे में क्या सोचते हैं। सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी यूरोपियन यंगस्टर्स की नजर में अमेरिका एक सेल्फ इंटरेस्टेड और हिपोक्रेट कंट्री है जो दुनिया का पुलिसमैन बना हुआ है। ज्यादातर यूरोपियंस के मुताबिक अमेरिका डिसीजंस लेते वक्त अपने दोस्तों का नहीं सोचता और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स ने इराक और अफगानिस्तान वॉर के एग्जाम्पल्स कोट की। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के अपोज करने के बावजूद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर अटैक किया। इसी तरह अमेरिका का इराक और अफगानिस्तान को बगैर किसी प्लान के इतनी बुरी हालत में छोड़ना भी इसी बिहेवियर की एक और एग्जाम्पल है। बहुत से यूरोपियन यंगस्टर्स इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि चाइना अब एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और यूरोप को उसके साथ अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए। ये सारी चीजें इस तरफ पॉइंट कर रही हैं कि अब यूरोप अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकलना चाहता है और इसका इजहार फ्रेंच प्रेसिडेंट कई बार कर भी चुके हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर्स में यूरोप को सारी तबाही उठानी पड़ी थी और अमेरिका को कुछ नहीं हुआ था, इसी तरह रशिया यूक्रेन वॉर और फिर चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में भी सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप का हो रहा है। और लग ऐसे रहा है कि यूरोपियन थिंक टैंक्स अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उन्हें अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फ्रेंच प्रेसिडेंट बड़ा ओपनली कह चुके हैं कि यूरोप को अब अमेरिका की डिक्टेशन से निकालने का वक्त आ गया है और यूरोपियन कंट्रीज के एक्शंस ऑलरेडी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब वो चाइना की तरफ देख रहे हैं एंड दिस इज वेरी नेचुरल बिकॉज चाइना और इंडिया को कंबाइन करें तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनती है और मेरे नजदीक अगला फ्यूचर एशिया का ही है। अभी भी अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश
और चाइना की पॉपुलेशन को कंबाइन करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 50% बनता है। मतलब आधी दुनिया इस सर्कल के अंदर रहती है। इतनी बड़ी मैन पावर और लो लेबर कॉस्ट्स के साथ एशिया फॉर श्योर बिजनेस के लिए सबसे हॉट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इट्स हाई टाइम कि अब इंडिया और पाकिस्तान भी अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करें और आने वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जरूरी है कि एक्शंस भी टाइमली बदले जाएं। पिछले कुछ महीनों में वर्ल्ड अफेयर्स में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद तो एक बात विजिबल है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिस्टम बदलने जा रहा है और अब नई सुपर पावर्स होंगी, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो या कोई और। लेकिन एक बात पर तो आई एम प्रीटी श्योर कि अमेरिका का सुपर पावर अब चैलेंज हो चुका है एंड इट्स अबाउट टाइम कि कोई और कंट्री या ब्लॉक उसकी पोजीशन ले ले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हैं वो सारे सोर्सेस जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।